हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक क्लासेस उदयपुर के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी। एक इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे कि एंटोमोलॉजी आखिरकार चीज क्या है और एंटोमोलॉजी जो है वो हमारे जेट, आईसीआर, बीएचयू ऐसे एग्जाम्स में किस तरह से पूछी जाती है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं और हमें किस तरह से इसे पढ़ना चाहिए। एक जनरल बात करें तो जब हम बात करते हैं सारी क्रॉप्स की या एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर की, तो उस समय हमें पता है कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स में नुकसान पहुंचाने वाली 3 चीजें होती हैं। ओके, 3 चीजों में सबसे पहले तो आते हैं वीड्स। ओके, वीड्स या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। क्या कहेंगे? खरपतवार। ओके, दूसरा हमारा जो इसके अंदर पार्ट है वो आता है हमारा इंसेक्ट्स, और तीसरा जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिजीजेस। ओके, तो ये 3 तरह की जो हमारी हानियां हम कह सकते हैं या फिर जो नुकसान है वो हमें क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं उसे हम नेम देते हैं बेटा प्लांट प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं इसे? प्लांट प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? बचाव करना। तो हमारी जितनी भी फसलें हैं उन सभी का बचाव हमें 3 चीजों से करना होता है। पहला कौन सा है? खरपतवार। दूसरा कौन सा है? हमारे इंसेक्ट्स या फिर कीट। और तीसरा है हमारे डिजीज या फिर फसलों में होने वाले रोग। तो इस तरह से हमें 3 चीजों से बचाव करना है और हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंसेक्ट्स के बारे में, जिसे हमने नेम क्या दिया है? एंटोमोलॉजी नेम दिया है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर ले कि आखिरकार एंटोमोलॉजी जो चीज है वो क्या होती है, एंटोमोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। तो हम स्टार्ट करें तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन देख ले। तो सबसे पहले बात करेंगे एंटोमोलॉजी वर्ड जो है वो आया कहां से, किस तरह से हमने एंटोमोलॉजी को बनाया है। तो ये जो हमारा वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है एंटोमो और एक है लॉजी, या फिर इसे हम लोगस का नेम भी देते हैं। ओके, तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड है। एंटोमो का मतलब जो हम लिखते हैं वो क्या है? कीट। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमें अध्ययन किसका करना है? कीटों का अध्ययन करना है, इंसेक्ट्स का अध्ययन करना है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ एक स्पेशल चीज और ध्यान रख ले। एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा से लिया हुआ शब्द है? ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द होता है जिसका मतलब क्या है? कीटों का अध्ययन करना या कीटों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए वो सारी चीजें उसके अंदर पढ़ना। ओके, अब एंटोमोलॉजी की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारे जो कीट हैं वो मिलते हैं, हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हम पर्टिकुलरली जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें उन इंसेक्ट्स को पढ़ना है जो कि हमारे लिए एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में या तो उनसे कोई नुकसान हो रहे हैं या फिर उनसे कुछ फायदे हो रहे हैं। ओके, जब हम एंटोमोलॉजी में बात करते हैं कीटों की तो हमें वहां पर 2 स्पेशल चीज जो है वो कीटों के लिए या फिर इंसेक्ट्स के लिए याद रखनी होती है। पहली चीज तो ये कि ये कीट जो है ये होते क्या हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स या फिर इंसान जो है उनके बारे में, तो ये किंगडम जो है हमारा जगत वो कौन सा है? एनिमिलिया है। ठीक है, तो कौन से किंगडम के होते हैं? ये एनिमिलिया किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे इनका फाइलम, या फिर अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो फाइलम को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। ओके, और थर्ड बात करेंगे इसके अंदर हम क्लास की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला तो किंगडम कौन सा हो गया इसका? एनिमिलिया। सेकंड फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। कौन सा है?
ऑर्थ्रोपोडा। और इसका जो वर्ग होता है वो कौन सा है, क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है। कौन सी है क्लास, इंसेक्टा। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ओके तो पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि जो भी इंसेक्ट्स या कीट है वो कौन से संघ के प्राणी होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेट्स जो है उसके अंदर सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा और निमेटोडा, ये सारी हमारी क्या है, अलग अलग संघ है। तो उसके अंदर कौन से संघ में कीट आते हैं, तो वो कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा है। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बनता है। ओके और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, ये जो इंसेक्टा है उसके अंदर ऑर्थ्रोपोडा जो संघ है इसका मतलब क्या है, तो ऑर्थ्रो जो है इसका मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। क्या मतलब है, जुड़ा हुआ। और पोडा जो है उसका मतलब क्या होता है, पैर। क्या मतलब है, पैर। तो हम कहेंगे कि ऑर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ है जिसके अंदर ऐसे जीव आते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। मतलब इनके जो पैर हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी जगह से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कहां से जुड़े हैं वो चीज हम अभी आगे देखेंगे। ओके और सेकंड बात कर ले, हमारी जो क्लास है कौन सी, इंसेक्टा, इसके लिए कौन सा दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी कीट या इंसेक्ट्स हैं वो कौन सी क्लास या कौन से वर्ग में आते हैं। और एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए वहां पर इंसेक्टा नहीं देता, इसका दूसरा नाम जो है वो वहां पर दे देता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है क्लास इंसेक्टा का, हेक्सापोडा। क्या नेम है, हेक्सापोडा। तो जब हम बात करते हैं किसका, हमारे जो नोमेनक्लेचर है या फिर हमारा जो नंबर सिस्टम है उसकी, तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिंगल है तो उसको मोनो कहेंगे, दो है तो उसको डाई कहेंगे, तीन है तो ट्राई कहते हैं, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, और अगर छह है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सा। तो हेक्सा का मतलब क्या हुआ, 6 या फिर 6। और पोडा का मतलब हमने अभी देखा था, क्या मतलब है बेटा इसका, पैर। क्या मतलब है, पैर। तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर कितने पैर पाए जाते हैं, 6 पैर पाए जाते हैं। ओके और अगर इन 6 पैरों को जोड़ी के अंदर डिवाइड कर दे तो बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा, इसके अंदर कितनी जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी है, 3 जोड़ी। 3 का डबल कर लो, कितना हो गया, 6 हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन जो इस पर बनता है वो ये कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सभी इंसेक्ट्स के अंदर कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 1 2 3 और 4। कितने जोड़ी पैर हुए, 3 जोड़ी पैर। या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर कितने पैर पाए जाते हैं, तो क्या ध्यान रखना है, 6 पैर पाए जाते हैं। क्लियर है चीज। तो यहां पर इस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कौन कौन से, पहला तो कि सभी इंसेक्ट्स जो हैं वो कौन से फाइलम या संघ के प्राणी हैं, ऑर्थ्रोपोडा के। दूसरा क्वेश्चन बनता है सभी इंसेक्ट्स जो हैं वो कौन से वर्ग या क्लास के हैं, इंसेक्टा के। जो आपको नहीं देगा एग्जामिनर, क्या देगा उसकी जगह, इसका दूसरा नेम जो क्या है, हेक्सोपोडा। ओके तीसरा क्वेश्चन बनता है कीटों में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, वो कितने हैं, 3 जोड़ी। और कितने पैर पाए जाते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाएगा हमारे, 6 पैर पाए जाते हैं। ओके सिंपल सी है, चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर ले आगे कि अब ये इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे आसपास कैसे चलते हैं या हमारे आसपास किस तरह से पाए जाते हैं। ओके तो जब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की या फिर कीटों की, तो इसका एक छोटा सा वर्गीकरण है जिसे पढ़ना बहुत सिंपल, उसके लिए ट्रिक्स हमारे पास है, हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। ओके कैसे याद करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले कीट की बात करें तो कीट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो वो कीट है जिनके अंदर पंख नहीं मिलते, जिनके अंदर कोई विंग्स नहीं होंगे। ओके तो जिन कीटों के पंख नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अपंखी कीट। क्या कहेंगे, अपंखी कीट। और दूसरे कीट है जिनके अंदर पंख पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सपंखी कीट कहेंगे। क्या कहेंगे, सपंखी कीट। ओके अपंखी कीट जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अटेरिगोटा। क्या नेम देंगे, अटेरिगोटा। और जिसके अंदर पंख पाए जाते हैं उसको हम नाम क्या देंगे, टेरिगोटा। क्या नेम देंगे, टेरिगोटा। ओके तो ये हमारे पास क्या हुए, इसके नेम्स हो गए। अपंखी कीट और सपंखी कीट के उनको हम किस तरह से नाम देंगे, टेरिगोटा और अटेरिगोटा। इंग्लिश में
टेरिगोटा और टेरिगोटा देंगे, और हिंदी की बात करें तो वहां पर अपंखी और सपंखी कीट जो है वो हम यहाँ पर इनको कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम बात कर ले कि इसके अंदर कौन कौन से पंख हमारे, कौन कौन से कीट जो है वो आते हैं। तो अपंखी कीटों के अंदर हमारे पास जो है वो एक छोटी सी ट्रिक है। ओके, ट्रिक क्या है? पकौड़ी। क्या है? पकौड़ी था। ओके, याद करना बहुत ही सिंपल से है, इसको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करना है, जहां पर भी आ जाए निम्न में से अपंखी कीट का उदाहरण है, तो आपको ये चार जो वर्ड है ये याद रखने हैं। कौन सा है? चार वर्ड याद रखने। कौन से सिंपल सी ट्रिक है? पकौड़ी था। ओके, प से बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? प्लूरा। ठीक है, क से हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कोलम बोला। क्या नाम बोलते हैं? कोलम बोला। कौन सा बोला? कोलम बोला। ओके, डी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डाई प्लूरा। क्या नाम देंगे इसको? डाई प्लूरा। और लास्ट जो है था, इससे हमें याद क्या रखना है? थाइसेन्यूरा। कौन सा याद रखना है? थाइसेन्यूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लूरा जो है इसको हम प्रोटूरा का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोटूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऐसे क्या आ गए, हमारे अलग अलग क्लासेस आ गई जो किसके अंदर है? हमारे कीटों के अंदर अपंखी कीट के उदाहरण है। नाम सिंपल सा याद रखना है, पकौड़ी था। प से क्या है? प्लूरा या फिर प्रोटूरा। को से कोलम बोला, डी से डिप्टेरा और था से थाइसेन्यूरा। ये चार जो है ये हमारे क्या है? ऐसे अलग अलग इसकी क्लासेस होती हैं। और अगर हम बात करें सपंखी कीट की, तो इसमें याद रखने से पहले एक छोटा सा वर्गीकरण इसका और याद रखना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सा है। क्या इसके अंदर एक ऐसे कीट होते हैं जो कैसे होते हैं? अंतःपंखी होते हैं। कैसे होते हैं? अंतःपंखी। और दूसरे जो कीट होते हैं वो कैसे होते हैं? बाहरी पंखी होते हैं। कैसे होते हैं? बाहरी पंखी कीट होते हैं। ओके, अंदर का या अंतः का मतलब क्या है? अंदर। बाहरी का मतलब क्या है? बाहर। ओके, तो इसका मतलब ऐसे कीट जिनके अंदर पंख किसी चीज के अंदर बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतःपंखी। और जहां पर पंख किसी चीज के बाहर बन रहे हैं, कहां पर बन रहे हैं वो हम देखेंगे, बट कहां पर बन रहे हैं? किसी चीज के बाहर बन रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बाहरी पंखी कीट कहेंगे। ये पूरा बड़ा वर्गीकरण है और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है। जेट के अंदर एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था प्री पीजी लेवल पर। सिंपल सा क्वेश्चन था, निम्न में से अपंखी कीट का उदाहरण होता है। ओके, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। किसके अंदर मिलेगा? डिप्टेरा के अंदर, कोलियोप्टेरा के अंदर, थाइसेन्यूरा के अंदर या फिर लेपिडोप्टेरा के अंदर। तो हमें वहां पर बहुत ही इजीली क्या पता लग गया? थाइसेन्यूरा के अंदर अपंखी कीट है। ऐसे कीटों के अंदर कोई भी पंख नहीं पाए जाते। ओके, जैसे आप चींटियां देखते हैं, ठीक है, चींटियों के अंदर क्या पंख है? क्या नहीं है, तो वो क्या है? हमारे अपंखी कीट हो गए। इसका उदाहरण हमारे पास यहाँ पर सामने है। ठीक है, एक आपको नाम यहाँ पर याद रखना है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर फिश। ये अकेली ऐसी फिश है जो फिश नहीं होती है, इसको हमें याद रखना है। सिल्वर फिश नाम जरूर दिया है उस कीट को, लेकिन ये कोई फिश नहीं है। ये आखिरकार होती क्या है? एक कीट होती है। आपने देखा होगा आपकी जो पुरानी किताबें या पुराने पेपर या पुराने कपड़े हैं उसके बीच में एक चमकती हुई सी मछली जैसा कीट जो है वो उनके बीच में दिखाई देता है। देखा होगा शायद, अगर देखा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिल्वर फिश कहते हैं। और वो क्या होता है? एक कीट होता है। ओके, तो ये कीट है जो किसके अंदर है? हमारे थाइसेन्यूरा के अंदर आता है। ओके, और ये अपंखी कीट होता है। आ गई बात समझ में? सिंपल सी, सिर्फ एक ट्रिक याद रखेंगे और हमें अपंखी कीट जो है वो आसानी से याद हो गए। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? हमारे अंतःपंखी और बाह्य पंखी कीट के बारे में। देख लें इसे। अगला जो वर्गीकरण हमारे पास किसका है? जो हमारे कीट हैं। कैसे कीट है? ये सपंखी कीट है। कैसे? सपंखी कीट, जिनके अंदर पंख जो है वो पाए जाते हैं। ओके, और इनके अंदर अभी हमने वर्गीकरण की बात करी कि दो प्रकार का वर्गीकरण है। एक तो कैसे है? अंतःपंखी, और एक कैसे है? बाह्य पंखी कीट है। कैसे है? एक तो अंतःपंखी कीट और दूसरे कौन से आ गए हमारे पास? यहां पर बाह्य पंखी कीट आ गए। ठीक है,
अब ये बने कहां पर, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, उसके बाद इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्या कहता है कि ये जो हमारे कीट हैं उनके अंदर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं यहां पर, एक तो है हमारा मोल्टिंग, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं इक्डाइसिस, या फिर हिंदी में इसे कहा जाता है निर्मोचन। क्या नाम देंगे इसको, तीन नाम है, तीनों नाम अच्छे से याद रखेंगे। एक तो कौन सा है, मोल्टिंग, एक है इक्डाइसिस, और इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस। कौन सा है, मेटामॉर्फोसिस, जिसे हिंदी में नाम दिया जाता है कायांतरण। क्या नाम दिया जाता है, कायांतरण। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट इसके लिए समझना पहले बहुत जरूरी है। ओके, पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा मोल्टिंग या फिर निर्मोचन, बहुत सिंपल सा है। आपने सांप को केचुली बदलते हुए देखा है क्या, देखा होगा, या फिर सांप की केचुली तो देखी है। अब ये बताइए कि वो केचुली आखिरकार होती क्या है ना, तो वो क्या है, वो हमारे सांप जो है उसके सबसे ऊपरी जो त्वचा है या परत है वो चीज होगी जिसे वो क्या करता है, समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि उसका शरीर है वो बढ़ रहा है। ओके, और शरीर बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी बाहरी जो स्किन है, बाहरी जो त्वचा है वो उसमें समा नहीं पाती है, इसलिए वो उसे छोड़कर वापस से नई त्वचा बनाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्मोचन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब नव त्वचा या नई जो हमारी त्वचा है उसका क्या करना है, हमें निर्माण करना है। क्या करना है, निर्माण। तो नई त्वचा का निर्माण करना क्या कहलाता है कीटों के अंदर, निर्मोचन, या फिर किसी दूसरे जीव में भी कहें तो उसे हम निर्मोचन कहेंगे, और इंग्लिश में उसे नाम क्या देते हैं, मोल्टिंग। तो कीटों के अंदर ये चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग का नाम देते हैं। क्लियर है चीज, तो मतलब कीटों के अंदर नई त्वचा बन रही है, पुरानी त्वचा है वो क्या होती है, वो हट जाती है, उसकी जगह नई त्वचा बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे, निर्मोचन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है, सभी तो यही पूछते हैं कि ये हो गया बस कंप्लीट है, लेकिन कई बार जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ही जागरूक हैं, जो इच्छुक हैं कुछ चीज सीखने के, वो ये पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, निर्मोचन की जरूरत क्या है, हमारे ऊपर भी तो स्किन है, हमारी भी त्वचा है, हम तो अपनी त्वचा नहीं बदलते, तो इन्हें त्वचा बदलने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या हो गया। तो इसके लिए समझ लीजिए, इनकी जो त्वचा होती है ना वो किससे बनी हुई होती है, सबसे बाहरी त्वचा काइटिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, काइटिन से। और ये क्या होती है, एक शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा या शुगर होती है। ओके, काइटिन जो है वो सबसे सख्त या सबसे हार्ड शर्करा है जिससे क्या बन रही है, त्वचा। तो समय के साथ साथ ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है और इसकी वजह से इसे हटाना ही पड़ता है, वरना शरीर की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए अपने शरीर की ग्रोथ करने के लिए इन्हें काइटिन नुमा जो हमारी त्वचा है उस त्वचा को हटाना ही पड़ता है। ये कारण हमें याद रखना है। इस कारण से हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि कीटों की बाहरी त्वचा या सबसे ऊपरी परत किससे बनी हुई होती है, तो किससे है, काइटिन से। और काइटिन क्या है, एक शर्करा होती है। जेड की बात करें तो जेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, कौन सा, जो हमारे कीट हैं उनकी सबसे बाहरी भित्ति या बाहरी त्वचा किससे बनी हुई है, काइटिन से मिलकर बनी हुई है। ओके, और यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना चाहें आप तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक तो है किसके अंदर, कीट के अंदर, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर, इसके साथ साथ हमारी जो कवक होती है, कवक को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में फंजाई कहेंगे। तो हमारी जो कवक या फंजाई होती है इनके अंदर भी ये जो हमारी आउटर स्किन है वो किसकी बनी होती है, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है, हमारे काइटिन की बनी हुई होती है। दोनों क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट है और दोनों जेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये कीट के अंदर और कवक के अंदर बाहरी त्वचा काइटिन की बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर ले, कौन सा है हमारे पास, मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसको हमने हिंदी में क्या नाम दिया है, कायांतर। ओके, तो चलिए जब हम बात करते हैं किसी के स्थान बदलने की, जैसे मैं था अभी घर पे और अभी कहाँ आ गया आपकी क्लास लेने के लिए, तो ये क्लास में आना मेरा क्या कहलाया, स्थानांतरण कहलाया। क्या कहलाया, स्थानांतरण। मतलब मेरा स्थान है वो क्या है, बदल गया है।
ओके तो इसी तरह से जब हम स्थान की नहीं किसकी बात करेंगे, काया की बात करेंगे, किसकी, काया की। और काया को हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो जब शरीर को बदल दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कायांतरण कहेंगे। ओके तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास। कायांतरण का मतलब क्या हुआ, शरीर की संरचना या शरीर का जो रूप है उस रूप को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कायांतरण, या इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उसे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। ओके तो चलिए समझ लें कि ये मेटामॉर्फोसिस क्या चीज है। तो जितने भी हमारे कीट होते हैं ना, उन कीटों के अंदर दो प्रकार का जो है वो कायांतरण या दो प्रकार से उनके शरीर, उनके रूप में बदलाव देखा जाता है। ठीक है, रूप में बदलाव जो है उसको हमने नाम क्या दिया था, कायांतरण नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। और ये दो प्रकार से हो सकता है। ओके एक प्रकार जो है वो तो कैसा है, पूर्ण है। कैसा है, पूर्ण। और दूसरा जो प्रकार है वो कैसा है, अपूर्ण है। ओके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पूर्ण और अपूर्ण को हम क्या कहेंगे, खुद ही बता दीजिए। जो पूर्ण है उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट। और जो अपूर्ण है उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। तो अगर हम बात करें कायांतरण या रूप में बदलाव कीटों में कितने तरीके से होता है, तो कितने तरीके हो गए बेटा, दो तरीके। एक तो कौन सा, पूर्ण मतलब पूरे तरीके से कायांतरण हो रहा है। एक कौन सा है, अपूर्ण मतलब वहां पूरे तरीके से नहीं हो रहा, वहां कुछ ना कुछ बच गया है, वहां कुछ ना कुछ छूट गया है, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, अपूर्ण कहा। जिस तरह से भगवान शिव है वो पार्वती के बिना इनकम्प्लीट है, ऐसी कोई चीज इसके अंदर होती है इनकम्प्लीट में। वो चीज अभी हम देख लेते हैं कौन सी चीज है। सबसे पहले ध्यान रखें, जो पूर्ण कंप्लीट जो कायांतरण है उसके अंदर इनके पूरे जीवन काल में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4 अवस्थाएं। 4 अलग अलग प्रकार के रूप पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अपूर्ण की बात करें तो ये तो अपूर्ण हो गया ना बेटा, तो 4 नहीं मिलेगी, कितनी मिलती है, 3 अलग अलग अवस्थाएं मिलती हैं। कितनी मिलेगी, 3 अवस्थाएं मिलेंगी, है ना। तो ऐसे कीट जिनके जीवन में 3 अवस्थाएं मिली उसे हमने क्या कहा, अपूर्ण कायांतरण। और जिसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं मिल रही है उसे हमने क्या कहा, कंप्लीट या फिर पूर्ण कायांतरण कहा। ठीक है, तो चलिए अब नाम देख ले कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। तो इसके अंदर 4 तो नंबर लिख लें सबसे पहले। ठीक है, और हमने यहाँ पर 3 कहा तो यहाँ पे 3 नंबर लिख लेते हैं। अब इनके नाम याद कर लें। ठीक है, बहुत सिंपल से हम इसको रेगुलर जब पढ़ेंगे क्लास में तो उस टाइम पर बहुत इजीली याद हो जाएंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहला तो जीवन का जो हमारा शुरुआत हुई है, जीवन चालू हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, एक छोटे से अंडे से हुआ है। कहाँ से हुआ है, एक छोटे से अंडे से, एक एग से हुआ है। चाहे वो कोई भी जीव हो इस पूरी पृथ्वी का, एक छोटे से एग से या छोटे से अंडे से, एक सिंगल सेल से उसका जो निर्माण है वो चालू होता है। और कीटों में बात करें जीवन काल कहाँ से चालू हुआ, तो वो बिल्कुल यहीं से चालू होता है। कहाँ से, अंडे से चालू होगा। उसके अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। क्या बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बता दीजिए, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग देते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओवीपैरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवीपैरस कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, अंडजनक कहेंगे। ठीक है, तो ओवीपैरस है, वो क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनका जीवन काल का जो रूप है वो कौन सा है, अंडा है। ओके, और जब अंडा पक जाएगा, अंडे से बाहर आएगा कीट, तो उस समय पर उसका दूसरा रूप जो है वो कौन सा होता है, लार्वा होता है। कौन सा होता है, लार्वा। ओके, इसी लार्वा को हम कई बार क्या नाम देते हैं, गिडार कहते हैं। क्या कहते हैं, गिडार नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश में बात कर ले तो इंग्लिश में इसको हम सिंपल सा क्या लिखते हैं, लार्वा लिखते हैं। ठीक है, तो लार्वा स्टेज मिलती। फिर अब लार्वा बड़ा हो गया और आपने फसलों पर देखा होगा पत्तियों पर जो लट चलती है, ठीक है, लार्वा है, उसको हम लट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लट कह सकते हैं। तो ये जो लट चल रही है, जो क्या करती है, पत्तियों को खा जाती है, फूलों को खा जाती है, वो लट क्या है, लार्वा है। क्या है वो, लार्वा। तो वो अवस्था आ गई। ओके, इसके बाद बात करें तीसरी अवस्था है हमारे पास, जिसको हम नाम क्या देते हैं, प्यूपा नाम देते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपा। और प्यूपा जो है इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहेंगे, प्यूपा ही कहते हैं। ठीक है, तो लार्वा और तीसरी स्टेज कौन सी आ गई,
प्यूपा। और लास्ट बात करें इसके अंदर तो हमारी कौन सी स्टेज है, अडल्ट स्टेज होती है। कौन सी स्टेज है, अडल्ट स्टेज, या फिर जो पूरा बढ़ चुका है, जिसके अंदर पूरी ग्रोथ हो चुकी है, उसको हमने क्या कहा, अडल्ट कहा, या फिर हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो गया तो अब वो क्या हो गया है, वयस्क हो गया है। उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है, उसे शादी करने का अधिकार मिल जाता है, तो वो क्या है, वयस्क हो चुका है, तो वो अडल्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास 4 अवस्थाएं मिल गई बेटा। कौन कौन सी, एक तो है हमारे पास कौन सी, अंडा, और अंडे से क्या बना, लार्वा, लार्वा से क्या बना, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बना, वयस्क। तो ये 4 अगर अवस्थाएं किसी कीट के जीवन में मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कायांतरण कहेंगे। तो बताओ उन्होंने कितनी बार अपनी काया पलटी, सबसे पहले तो अंडा बना, अंडे से दूसरा रूप बन गया कौन सा, लार्वा, लार्वा से तीसरा रूप बना कौन सा, प्यूपा, और प्यूपा से जब वो बड़ा हो गया तो क्या बन गया, उसका अडल्ट बन गया। क्या बना, उसका अडल्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 3 चीजें तो समझ में आती है, अंडा भी समझ में आ गया, लार्वा भी समझ में आ गया कि वो लट है उसी को लार्वा कहा, और फोर्थ हमें अडल्ट या वयस्क समझ में आ गया कि वो जवान हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक हमारी स्टेज रह गई बेटा, कौन सी है, प्यूपा। ये क्या चीज होती है, तो ध्यान रखेंगे ये एक ऐसी अवस्था है जो कैसी होती है, निष्क्रिय होती है। कैसी होती है, निष्क्रिय होती है। ठीक है, तो किसी भी कीट के जीवन काल की निष्क्रिय अवस्था, जहां पर वो कुछ भी खाता पीता नहीं है, जहां पर किसी भी चीज किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कीटों के हानि पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, क्या अंडा हानि पहुंचा सकता है, क्या नहीं पहुंचा सकता। क्या प्यूपा हानि पहुंचाएगा, क्या नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपने आप को क्या करता है, गुत्थम गुत्था करके चुपचाप बैठ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा सिल्क वर्म में, या रेशम का कीट है तो वो कोकून बना लेता है, तो बिल्कुल उसी तरह कोकून बनाकर रहेगा हमारा कीट। तो क्या प्यूपा नुकसान पहुंचाएगा, क्या नहीं पहुंचाएगा। बच गई 2 अवस्थाएं, कौन सी, एक तो है लार्वा और एक कौन सी है, वयस्क। तो ये 2 अवस्थाएं हैं जो क्या करती है, कीटों में नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है। कुछ ऐसे कीट आएंगे जिनमें दोनों अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती है, और कुछ ऐसे कीट आएंगे जिनमें केवल लार्वा अवस्था नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये चीज जान ली कि लार्वा अवस्था जो है वो हमेशा ही कैसी होगी, हानिकारक होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कीटों के जीवन काल में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है, तो उस समय पर हमें क्या आंसर टिक करना है, लार्वा टिक करना है। क्योंकि लार्वा जो है वो खाना खाएगा, अपना शरीर बढ़ाएगा, पोषक तत्व लेगा, तो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली कौन सी है, लार्वा या फिर गिडार, या फिर इसे हम लट कहेंगे या फिर लार्वा कहेंगे। ये वो अवस्था है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ऐसी अवस्थाएं जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी कभी भी किसी भी कीट की, वो कौन सी है, अंडा और प्यूपा। ठीक है, तो शायद पूर्ण कायांतरण समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना। तो पूर्ण कायांतरण का मतलब ऐसे कीट जिनके अंदर क्या मिलती है, जीवन काल में 4 अवस्थाएं मिलेगी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण कायांतरण कहेंगे। ओके, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लें किसकी, हमारे अपूर्ण कायांतरण की या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की। ओके, तो अपूर्ण कायांतरण में कितनी अवस्थाएं मिल रही है, 3 अवस्थाएं। तो जीवन का शुरुआत तो हमने बात करी कहां से होना है, अंडे से होना है। कहां से होना है, अंडे से। तो पहली अवस्था कौन सी है इसकी, अंडा या फिर एग। और अगर बात करें आखिरी अवस्था कौन सी बनेगी, तो आखिरी अवस्था जवानी के बाद बुढ़ापा ही आना है बेटा, तो आखिरी अवस्था इसके अंदर कौन सी होगी, वयस्क, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, अडल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, अडल्ट कहेंगे। अब बच गई बीच में कौन सी अवस्था है, तो यहां पर हमने 2 अवस्थाएं लिखी थी, लार्वा और प्यूपा, ये दोनों लिखी ना। तो ऐसे हमारे जीव जिसके अंदर कौन सी अवस्था मिलती है, सिर्फ लार्वा अवस्था मिलती है, इसके अंदर प्यूपा वाली अवस्था नहीं मिलेगी, मतलब उनकी निष्क्रिय अवस्था कभी नहीं मिलती है। उसे हम क्या कहते हैं,
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या अपूर्ण कायांतरण। तो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, इनका जो लार्वा होता है ना, इसके लार्वा को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, क्या कहते हैं इसे? हम निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। याद रखेंगे अपूर्ण कायांतरण में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, अंडा, लार्वा और वयस्क, और इनके लार्वा को हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। यहां पर हमने क्या नाम दिया था? लट या गिडार कहा था। ठीक है, तो अपूर्ण कायांतरण में सिर्फ 3 अवस्थाएं पाई जाती है, कौन कौन सी? अंडा, लार्वा और वयस्क। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर ये चीज हुई कंप्लीट। अब बात आती है कि यहाँ पर पंख कैसे बने, या हमने अपंखी या सपंखी कीट किसके आधार पर कहा? तो जिनके अंदर कायांतरण पाया जाएगा, जिन कीटों के अंदर ये कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, वो 2 प्रकार का, पूर्ण और अपूर्ण, इन दोनों के अंदर क्या मिलेंगे? पंख मिलेंगे। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सपंखी कीट कहते हैं। तो सपंखी कीट 2 प्रकार के हो गए, एक जिसमें पूर्ण कायांतरण, एक जिसके अंदर क्या मिले? अपूर्ण कायांतरण मिला। क्लियर है चीज ये? अब यहां पर हम वापस से अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमने बात करी किसकी? मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की। समझ में तो आ गया क्या है कायांतरण? अब देख लो बेटा, इसके अंदर ये कायांतरण जो है ये हमारे पास 2 प्रकार का हो गया। कौन सा? इसके अंदर वापस देख ले हमारे इस पर, अंतःपंखी और बाह्यपंखी। हमने किस प्रकार से कहा? इसके अंदर सपंखी कीट में। ठीक है, तो सपंखी कीट के अंदर अंतःपंखी और बाह्यपंखी, मतलब पंख तो बनने, लेकिन बन कहां पर रहे हैं? ओके, तो ऐसे कीट जिनके अंदर कीट हमारे जो पंख बन रहे हैं वो कहां पर बन रहे हैं? प्यूपा के अंदर बन रहे हैं। कहां पर बन रहे हैं? प्यूपा में बन रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतःपंखी कीट कहेंगे। और जिनके अंदर प्यूपा नहीं बन रहा है, ठीक है, जिनके अंदर क्या नहीं बन रहा? प्यूपा नहीं बन रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्यपंखी कीट कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? बाह्यपंखी कीट। वहां पर कोई ऐसी संरचना नहीं बन रही है जिसको हम वहां पर कह सकें कि वहां पर पंख बन रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सिंपल सी चीज कि हमारी जो तितली होती है वो तितली किससे निकलती है? कोकून से निकल रही है ना। पहले वो एक लार्वा होगी, फिर कोकून में चली जाएगी, फिर कोकून में उसके पंख बन रहे हैं किसी जगह पर, और उसके बाद वो बाहर निकलती है अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ। तो पंख कहाँ बने? कहीं अंदर बने ना। अंदर कहाँ पर? प्यूपा के अंदर बने। तो ऐसे जो हमारे कीट है जिसके अंदर पंख बनते हैं प्यूपा के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःपंखी कीट कहते हैं। और जिनमें पंख जो है वो बाहर बनते हैं, मतलब प्यूपा उपस्थित नहीं है, बाहर बन गए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्यपंखी कीट कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में बात कर ले कि सर हम इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? तो दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर ये जो हमारे कीट हैं इनको दूसरे शब्दों में देख लें तो प्यूपा जिसके अंदर मिल रहा है बेटा, वो कौन से हो गए? हमारे ऐसे कीट जिसके अंदर क्या मिल रहा है? पूर्ण कायांतरण। क्या मिल रहा है? पूर्ण कायांतरण मिल रहा है। ठीक है, उन्हीं में प्यूपा बनेगा ना, है ना। और ऐसे कीट जिसके अंदर क्या मिल रहा है? अपूर्ण कायांतरण मिल रहा है। ठीक है, उसके अंदर प्यूपा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे हो गए? बाह्यपंखी हो गए। आ गया ना समझ में? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। और इसके बाद याद रखेंगे हम कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेट, आईसीआर, बीएचयू, हमारे 12th के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अंतःपंखी कीट का उदाहरण है, या निम्न में से बाह्यपंखी कीट का उदाहरण है, या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि निम्न में से ऐसा कीट जिसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है और ऐसा कीट जिसमें से पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल सा है, एक छोटी सी ट्रिक के साथ याद रख लेंगे। ट्रिक वापस भूलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, भूलना बहुत मुश्किल है। फिर से कह रहा हूं, एक बार मेरे साथ चलिएगा। कहां पर चलेंगे? हम खेलने चलेंगे। कहां पर चलेंगे? खेलने। और खेलते कहां पर हैं हम? बाहर खेलते हैं या नहीं खेलते बेटा, है ना। तो खेलते कहां पर है? बाहर। लेकिन यहां पर हम कहां खेलेंगे? अंदर खेलेंगे, अंतःपंखी में खेलेंगे। तो अंतःपंखी में खेलने वाला जो हमारा जीव है, जो मनुष्य है या जो जीव है, उसे हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं।
ठीक है, तो इस खिलाड़ी को याद रखना है। सिंपल सा हमारे पास क्या है, इसकी ट्रिक आ गई कि जो खेलने वाले हैं वो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं, अंतःपंखी है, और अंदर खेलने वाले क्या है, खिलाड़ी है। क्या है, सारे खिलाड़ी हैं किसके, पबजी के। अंदर बैठ के क्या खेलते हो, पबजी खेलते हो ना, तो पबजी के क्या है, खिलाड़ी है। तो इसी से याद रख लेना है, हमारी है वो क्या है, ट्रिक है। और दूसरी बात करें कौन से हैं, बाह्य पंखी कीट है जिसमें पंख बाहर बन रहे हैं। तो जब भी हम बाहर जाएंगे तो क्या पहन कर जाएंगे, धोती पहन कर जाएंगे। क्या पहन कर जाएंगे, धोती पहन कर जाएंगे। ठीक है, ट्रिक जो है वो बहुत ही फनी सी है, पर फिर भी याद रखनी है बेटा, बहुत सिंपल से याद हो जाएगा। जब भी हम बाहर जाएंगे क्या पहन कर जाएंगे, धोती पहन कर जाएंगे। और जो अंदर खेलते हैं वो क्या होते हैं, पबजी के खिलाड़ी होते हैं। तो अंतःपंखी का उदाहरण क्या आ गया, KHLD। और जो बाह्य पंखी है उसका उदाहरण क्या आ गया हमारे पास, DHOTI। ठीक है, धोती। किस तरह से इनके नाम है एक बार देख लीजिए मेरे साथ, फिर से आइए। KHLD जो है इसके अंदर K से है कोलियोप्टेरा। क्या नाम है, कोलियोप्टेरा। H जो है इससे हमारा जो गण है वो कौन सा है, हाइमिनोप्टेरा। कौन सा है, हाइमिनोप्टेरा। ओके, L जो है इससे हमारा जो गण है वो कौन सा है, लेपिडोप्टेरा। कौन सा है, लेपिडोप्टेरा। और लास्ट बात करें D से जो हमारा गण है वो कौन सा है, डिप्टेरा। कौन सा है बेटा, डिप्टेरा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या है, ये KHL और D ये क्या होते हैं, गण होते हैं बेटा। क्या होते हैं, गण। और गण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्डर। तो अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से किस गण के कीटों में पंख पाए जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, KHLD और DHOTI, क्योंकि पंख तो दोनों में मिल रहे हैं। लेकिन अगर पूछ ले निम्न में से ऐसे कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, ऐसे कीटों को याद रखना है जो कौन से ऑर्डर में या कौन से गण में आते हैं, या तो कोलियोप्टेरा या हाइमिनोप्टेरा या लेपिडोप्टेरा या फिर डिप्टेरा। इन चारों गणों के जो कीट होंगे उनमें हमेशा कैसा होगा, पूर्ण कायांतरण होगा। और ये आपके जेट के ऊपर बनने वाला, आपके ICR में बनने वाला, BHU में बनने वाला वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किसमें पूर्ण कायांतरण है, किसमें अपूर्ण कायांतरण है। तो याद रखना है ये चार है जो आपके सिलेबस में है जिसमें पूर्ण कायांतरण मिलेगा, इसके अलावा किसी में पूर्ण कायांतरण नहीं होगा। आ गई बात समझ में। चलिए फिर बात कर ले हम किसके बारे में, बाह्य पंखी कीट या अपूर्ण कायांतरण के बारे में, जिसके अंदर केवल 3 स्टेजेस मिल रही हैं, जिसके अंदर प्यूपा अवस्था बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिसके अंदर अपूर्ण कायांतरण मिलेगा। तो इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 5 गण हैं। कितने गण हैं, 5। ठीक है, तो देख ले कौन कौन से हैं। ओके, एक तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, ट्रिक याद रख लें कौन सी है, धोती। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे देखें तो हमारे पास एक कौन सा आ गया, इसके अंदर डाइप्लूरा। H जो है इससे हमारे पास कौन सा आ गया, हेमिप्टेरा। कौन सा आ गया, हेमिप्टेरा। ओके, O से अगर हम बात करें तो कौन सा आ गया हमारे पास, ऑर्थोप्टेरा। कौन सा आ गया, ऑर्थोप्टेरा। ओके, T से हमारे पास इसके अंदर आ गया कौन सा, थाइसेनोप्टेरा। ठीक है, और लास्ट बात करें इसके अंदर कौन सा है, I से, तो इसके अंदर हम बात करें कौन सा है हमारे पास, आइसोप्टेरा। कौन सा है, आइसोप्टेरा। ठीक है, ये डाइप्लूरा, सॉरी इसको एक बार करेक्ट कर ले, डाइप्लूरा जो है ये डाइप्लूरा नहीं, यहां पर हम इसको लिखेंगे डिक्टियोप्टेरा। कौन सा है, ठीक है, कौन सा आ गया, डिक्टियोप्टेरा। तो हमारे पास ऐसे कीट जिसके अंदर प्यूपा नहीं बन रहा है, एक तो कौन सा आ गया, डिक्टियोप्टेरा, एक कौन सा आ गया, हेमिप्टेरा, एक आ गया ऑर्थोप्टेरा, एक आ गया थाइसेनोप्टेरा, और एक कौन सा आ गया हमारे पास, आइसोप्टेरा। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास 5 गण ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, पंख जो है वो बाहर ही बन रहे हैं, किसी संरचना के अंदर नहीं, कोई प्यूपा नहीं उसके अंदर बन रहा है। तो उसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, धोती ट्रिक है। और इससे याद रखना है डिक्टियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, आर्थोप्टेरा,
थाइसनोप्टेरा और लास्ट कौन सा है, आइसोप्टेरा। अब बेटा इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें यहाँ पर हो सकता है, कहां पर कि सर H तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, और H यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हाइमेनोप्टेरा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हेमिप्टेरा आ रहा है। क्या आ रहा है, हेमिप्टेरा। तो इसको याद रखने की भी एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। हेमी का मतलब क्या है, आधा। और अगर कोई आधा है तो क्या मैं उसे अपूर्ण कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, आधे को अपूर्ण कह सकते हैं। तो आधा या हेमी जिसके अंदर है वो कैसा है, हमारा अपूर्ण कायांतरण वाला जीव होता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारी क्या ट्रिक्स हो गई, इसके अंदर याद करने की सिंपल सी ट्रिक्स हो गई। एक तो क्या रखी हमने KHLD, और दूसरी क्या रखी हमने DHOTI। ये जितने भी गण आप यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी के अंदर क्या मिलता है बेटा, पंख पाए जाते हैं। ये सभी कीट कैसे होते हैं, सपंखी कीट होते हैं। बस इनको हमने विभाजित कर दिया किसके आधार पर, इनके अंदर कायांतरण पूर्ण मिलेगा या अपूर्ण मिलेगा। पूर्ण किसके अंदर है, 4 के अंदर, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा, और जो हमारे अपूर्ण है वो इन 5 के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी चीजें जो है इसके अंदर कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें इसके अंदर। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इसके अंदर कीटों की विशेषताएं, कि जो भी कीट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट या फिर उनके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो हमें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाने वाली क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो जब हम कीटों की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये पूछी जाती है कि अगर आपके पास 10 विशेषताएं हैं तो उन विशेषताओं में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो अगर जेड की बात करूं बेटा मैं, तो जेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो भी कीट है उन सब की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जो हमारी देखी जाने वाली जो चीज है वो कौन सी है, ठीक है। तो जो भी कीट है वो सभी के सभी कैसे होते हैं, हमारे क्लास इंसेक्टा के होते हैं। कौन सी क्लास के होते हैं बेटा, इंसेक्टा क्लास के होते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं, हेक्सापोडा नाम देते हैं। और इस हेक्सापोडा में कितने पैर हैं, हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, कितने हैं, 6 पैर हैं। कितने पैर हैं, 6 पैर। तो अगर आपसे पूछा जाए कीटों की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी विशेषता, प्रमुख विशेषता की सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो कौन सी है, तो 6 पैर पाए जाते हैं। अगर किसी कीट के अंदर 8 पैर है तो हम उसे कीट नहीं कहेंगे, हमेशा कितने मिलेंगे, 6 पैर मिलेंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी विशेषता है वो कौन सी है, 3 जोड़ी पैर या फिर 6 पैर। और ये हमारे जेट के अंदर 2019 के अंदर पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, कीटों की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। 4 विशेषताएं अलग अलग दी गई, उसके अंदर एक विशेषता लिखी हुई थी बेटा कौन सी, 3 जोड़ी पैर। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा गया, 3 जोड़ी पैर है वो क्या है, प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरी बातें कर ले। कीटों के अंदर इसकी जो क्लास हो गई उसके अंदर प्रमुख विशेषता हो गई। सेकंड हम बात करेंगे जितने भी कीट होते हैं ना, ये सभी कीट जो है उनके अंदर जो त्वचा होती है या फिर हम कहें इनके शरीर की जो बाहरी भित्ति है, क्या है, इनकी बाहरी भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी, काइटिन की। और काइटिन की बात करें कि ये काइटिन आखिरकार होता क्या है, तो ये एक शर्करा होती है। ये प्रोटीन नहीं होता, ये लिपिड नहीं होता, ये हमारा डीएनए आरएनए किसी का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, शर्करा का पार्ट है। किसका पार्ट है, शर्करा का, ठीक है। तो ये एक शर्करा होती है, कौन सी, काइटिन, इसके द्वारा बनी होती है उसकी बाहरी भित्ति। तीसरी बात करें कीटों के अंदर, तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता, तो जितने भी कीट होते हैं इन सभी के अंदर जो पैर है वो पैर कैसे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे हुए होते हैं इसके अंदर बेटा, जुड़े हुए पैर इनके अंदर पाए जाते हैं, ओके। और अगर हम बात करें कि पैर जुड़े हुए तो हैं लेकिन कहां से जुड़े हुए हैं, तो आइए देख लें जुड़े हुए कहां पर है बेटा। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर आ जाती है, जो भी कीट है उनका जो शरीर होता है वो शरीर कैसा होता है,
खंड युक्त होता है। कैसा होता है? खंड युक्त, मतलब उसके अंदर खंड पाए जाते हैं, अलग अलग उसके अंदर क्या होते हैं? सेगमेंट पाए जाते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी। तो जितने भी कीट हैं उनके अंदर सेगमेंटेड बॉडी मिलती है, मतलब उसके अलग अलग खंड होंगे। जैसे ट्रेन देखी है, अरे रेल देखी है, जिसके अंदर छुक छुक करके चलती है और बड़ी तेजी से पटरी पर चलती है। ऐसी जो ट्रेन है उसके जो डब्बे हैं वो क्या है? उसके सेगमेंट है। तो ये जितने भी कीट हैं उनकी बॉडी भी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। अलग अलग डब्बे, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट अगर पूछ ले कि इनका शरीर जो है वो खंडों में तो विभाजित है, लेकिन कितने हैं? ठीक है, तो जितनी लंबी ट्रेन है उतने खंड हैं, ऐसा नहीं है। कीटों का जो शरीर है उसके अंदर कुल मिलाकर कितने खंड पाए जाते हैं? 20 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड पाए जाते हैं? 20 अलग अलग खंड पाए जाते हैं जो अलग अलग भागों में विभाजित है। तो बात कर ले कीटों के शरीर में कितने भाग मिलते हैं? तो कीटों का शरीर हमेशा 3 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है हमारा इसके अंदर कौन सा? सिर या हेड कहा। ठीक है, दूसरा जो है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ष कहेंगे। और तीसरा जो है उसे हम क्या कहेंगे? उदर कहेंगे। क्या कहेंगे? उदर। इंग्लिश में नाम देख ले बेटा, बहुत सिंपल से। वक्ष जो है इसको हम क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैक्स। और उदर जो है इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहेंगे? एब्डोमेन। तो हमारा जो सिर है इसमें विभाजित है, दूसरा थोरैक्स या फिर गला, कंधा, और तीसरा जो है एब्डोमेन, मतलब इनका पेट। तो इस तरह से 3 भागों में विभाजित शरीर है। एक तो सिर मिलेगा, एक वक्ष मिलेगा और एक क्या मिलेगा? उदर मिलेगा। ओके, और अगर बात करें कि सर इनके ये खंड कहाँ पर मिलते हैं, या ये जो टोटल खंड हो गए वो कितने हैं? 20 हैं। तो 20 में से अब इन भागों में विभाजित तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो कितने भागों में विभाजित है? तो सबसे पहले बात करें, हमारे जो सिर के अंदर है वो टोटल कितने खंड हैं? 6 खंड है। कितने खंड है? 6। और अगर बात करें वक्ष की तो यहाँ पर कितने खंड होते हैं? 3 होते हैं। और टोटल हमने कितने लिखे हैं बेटा? 20 लिखे हैं। कितने खंड लिखे हैं? टोटल 20 खंड लिखे हैं। तो 20 में से 9 माइनस कर दो, कितने बच गए? 11 खंड बच गए। ये 11 खंड किस में मिलते हैं? एब्डोमेन में या उदर में मिलते हैं। कई जगह कीटों में देखा गया है कि ये 11 जो हमारे अलग अलग खंड हैं उनमें से लास्ट के 2 खंड जो है वो क्या करते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद एक खंड बना लेते हैं। इसीलिए कई जगह पर उदर के अंदर आपको 10 खंड भी मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, कीट के सिर भाग में या कीट के सिर में कितने खंड पाए जाते हैं? 6 खंड पाए जाएंगे। कीट के वक्ष या थोरैक्स में कितने भाग पाए जाते हैं? 3 खंड। और कीट के उदर या एब्डोमेन में कितने खंड पाए जाते हैं? 11 या फिर 10 खंड पाए जाते हैं। अगर आपको एग्जामिनर देगा तो वो हमेशा 11 ही देगा। अगर आपको कंफ्यूज करना रहा तो उस जगह पर जाकर वो 10 देगा, बाकी नहीं देगा। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज। और अगर याद नहीं रहे तो हमारे पास एक और इसका छोटा सा उपाय है। वो क्या है? एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, आराम से पूरी चीज जो है वो हमें याद हो जाएगी, इसकी ट्रिक्स के साथ याद हो जाएगी। सबसे पहले तो हम क्या बना ले? इसके अंदर एक सिर बना ले। क्या बना ले? सिर बना ले। ये सिर किसका है? कीट का है, हमारा नहीं है। किसका सिर है? ये कीट का सिर है। उसके बाद हम बात करें दूसरी कौन सी चीज बनी? इसका वक्ष या फिर उदर बना। ठीक है, वक्ष बना इसका या थोरैक्स। और लास्ट बात करें तो क्या बना इसके अंदर? इसका उदर बना, या फिर जिसको हमने क्या कहा? एब्डोमेन कहा। क्या कहा? एब्डोमेन। तो इस तरह से 3 भागों के अंदर इसका शरीर हमने विभाजित कर दिया। अब यहां पर हमने लिखा कि ये जो सिर है उस सिर में कितने खंड मिले हैं? 6 खंड मिले हैं। और ये 6 खंड जो है इनके बीच में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो आपने देखा है ना, कॉकरोच तो देखा बेटा, है ना? तो कॉकरोच के सिर पर क्या पाए जाते हैं? 2 मिलेंगे हमें एंटीना। क्या मिलेंगे? एंटीना है, जिसको हम इंग्लिश में एंटीना कहेंगे, हिंदी में हम क्या कहते हैं? श्रृंगिका है। क्या कहते हैं? श्रृंगिका, या इंग्लिश में हमने इसको नाम क्या दिया बेटा? एंटीना नेम दिया। ठीक है, तो एंटीना मिला। दूसरा, इसके सिर पर क्या मिलेगी हमें? आंखें मिलेगी। क्या मिलेगी? आंखें। लेकिन क्या हमारी तरह सिंपल सी आंखें मिलेगी क्या? एक इसके अंदर रेटिना होगा? नहीं होगा।
इसके अंदर क्या होती है, जो आंखें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड आईज कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड आईज, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त आंखें कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त आंखें, क्योंकि इनमें बहुत सारे रेटिनाए मिलते हैं, बहुत सारे जो फोटो है वो एक ही जगह के, एक ही चीज के खींचते हैं, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, कंपाउंड आईज या फिर संयुक्त आंखें कहा। ओके, और लास्ट इसके अंदर क्या मिलेगा, एक मुख मिलेगा, एक माउथ मिलेगा, जिससे ये क्या करेगा, अपना भोजन जो है वो इसको ग्रहण करेगा। तो ये हमारे पास क्या हुई, अलग अलग इसके सिर पर पाई जाने वाली संरचनाएं जो है वो हमें यहाँ पर मिल गई। ये किस पर मिलेगी बेटा, हमारे सिर पर मिलेगी। नेक्स्ट बात कर ले वक्ष की, तो वक्ष को कितने भागों में बांटा है हमने, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा खंड है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोथोरेक्स। क्या कहते हैं, प्रोथोरेक्स। दूसरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथोरेक्स। और लास्ट जो है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, मेटाथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाथोरेक्स। तो 3 तरह के हमारे पास थोरेक्स हो गए, एक तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और ये पूरा भाग जो है इसको हम नाम क्या देंगे, थोरेक्स नाम देंगे। तो थोरेक्स के कितने भाग हो गए, 3। और हमने अभी बात करी थी कि टोटल जो थोरेक्स है उसमें कितने खंड हैं, 3 खंड है। ओके, और लास्ट बात कर ले, हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर कितने, 10 खंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने हुए, 10 या 11 खंड है वो किसके अंदर हो गए, एब्डोमेन में। अब बात कर ले बेटा कि इसके अंदर बाकी क्या चीज बच गई, तो कीट चलते भी तो हैं, तो कीटों के पैर भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तो कीटों के अंदर कितने जोड़ी पैर मिले, हमने अभी बात करी बेटा, कितने मिले, 3 जोड़ी पैर मिले। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। तो एक जोड़ी ये रहा, दूसरी जोड़ी ये रही, और तीसरी जोड़ी ये रही। तो ये हमारे पास क्या हुए, 3 जोड़ी पैर हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 जोड़ी पैर जो है वो कहां से निकले हैं, तो कहां से निकले हैं, बोलो फटाफट, कहां से निकले, पीएमएम से। कहां से निकले, पीएमएम, मतलब प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, तीनों से एक एक जोड़ी पैर निकले। तो टोटल पैर जोड़ी कितने हो गए, 3 जोड़ी पैर हो गए ना। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता। लास्ट बचा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसके जो हमारे पंख हैं वो कहां से निकलेंगे, पंख भी तो है इनके अंदर। तो पंखों की अगर हम बात करें यहां पर, तो इसके अंदर जो पंख है बेटा वो कहां से निकलते हैं, हमारे जो थोरेक्स भाग है उसी से निकलेंगे। किस किस जगह से निकलेंगे देख लें एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कीटों के अंदर जो पंख निकलते हैं वो प्रोथोरेक्स से कभी भी नहीं निकलते हैं। ये कहां से निकलते हैं, एक तो निकलते हैं हमारे मीजोथोरेक्स से एक जोड़ी, और दूसरी जोड़ी जो है वो कहां से निकलती है, मेटाथोरेक्स से निकलती है। तो कीटों के अंदर जो हमारे पंख पाए जाते हैं वो कहां से निकलते हैं, एमएम से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, एमएम से, मतलब मिलीमीटर से। तो पंख कहां से मिलेंगे, मिलीमीटर से, और पैर कहां से मिलेंगे, पीएमएम से, मतलब प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और दूसरे हमारे जो पंख निकले वो कहां से निकले, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो हम कह सकते हैं कितने जोड़ी हो गए, 2 जोड़ी। कितने जोड़ी हुए, 2 जोड़ी हो गए। तो एक और विशेषता हमने डिस्कस कर ली, कीटों में 3 जोड़ी पैरों के साथ साथ अगर जिसमें पंख मिलेंगे तो कितने जोड़ी पंख मिलेंगे बेटा, 2 जोड़ी पंख मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पर इसके जो अलग अलग हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो विशेषता है उसके अंदर एक पॉइंट जो है वो अच्छे समझ लिया। एक इसके बाद लास्ट बात करेंगे बेटा, इसके अंदर ये जो हमारा एब्डोमेन या उदर है ना, इस उदर के अंदर हमें कुछ इस तरह से क्या मिलते हैं, छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं, छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं, छेद पाए जाते हैं। और ये छेद किसका काम करते हैं बेटा, श्वसन का करते हैं। किसका करते हैं, श्वसन का, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, रेस्पायरेशन। तो कीटों को सांस भी तो लेनी जरूरी है ना। ओके, तो कीटों में सांस लेने के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र या छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। उसके द्वारा इनमें क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर स्पाइरेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइरेकल्स जो है वो हमें याद रखने हैं कि इन स्पाइरेकल्स के द्वारा क्या होती है, जो हवा है, जो वायु है, वो कीटों के शरीर के अंदर एंटर होती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड बेटा, हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे किसकी, कि हमारे जो कीट होती है उसके अंदर श्वसन किससे होता है,
ये होता है किससे? स्पाइरेकल से होता है। किससे होता है? स्पाइरेकल से। और स्पाइरेकल्स के साथ साथ हमें एक और चीज याद रखनी है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर कीटों के शरीर में कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके अंदर क्या होता है? इस तरह से छिद्र जो है वो बाहरी भित्ति पर उपस्थित होते हैं। ये बाहर वाली जो भित्ति हमने अभी बात करी, कौन सी बेटा इसके अंदर? ये वाली। तो ये बाहरी भित्ति पर जो छिद्र मिल रहे हैं ना, वो छिद्र कौन से हैं हमारे? ये वाले छिद्र हैं जो बाहर मिल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से बना दिए, तो इस तरह से दूसरी तरफ भी जो छिद्र हैं वो मिलेंगे। और इन सब के बीच में क्या होता है? एक नली जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से क्या हुई? एक खोखली नली जो है वो इनके शरीर के बीच में हो गई, जिसमें हमको नाम क्या दिया? ट्रैकिया दिया। तो जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो हमारे कीट है उनके अंदर श्वसन किससे होता है, तो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स दोनों से होगा। पर याद रखना बेटा, जब भी आपको प्रेफरेंस की बात है तो प्रेफरेंस किसको देंगे? ट्रैकिया को देंगे, और सेकेंडरी हम किसको देंगे? स्पाइरेकल्स को देंगे। ओके, थैंक यू।